नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम फैमिली लॉ या पारिवारिक विधि के बारे में बात करेंगे। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के तहत सभी नागरिकों को उनके धार्मिक, जातिगत रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने व्यक्तिगत मामलों को नियमित करने की आजादी दी गई है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों पर बकायदा धर्म और परंपरा से जुड़े कानून बनाए गए हैं। पारिवारिक विधि यानी कि धर्म, परिवार, रीति रिवाज से संबंधित विधि से है। ये परिवार पर लागू होता है। ये समाज का एक रूप है। पारिवारिक न्यायालय में विवाह आता है। विवाह संबंधी सभी बातें इसमें आती हैं, जैसे विवाह करना, तलाक लेना, बच्चा गोद लेना, बच्चों को हिस्सा देना, बच्चों को संरक्षण आदि सभी इसमें आते हैं। यदि परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी मौत हो जाती है तो संपत्ति कैसे बटेगी, कितना हिस्सा किसको जाएगा, किसको कितना हिस्सा मिल पाएगा, ये सब पारिवारिक विधि के अंतर्गत ही आता है। सभी के पारिवारिक विधि अलग अलग होते हैं। सभी धर्म के पारिवारिक विधि अलग अलग के साथ ही इसका निपटारा पारिवारिक न्यायालय से होता है। ये तो कुछ बुनियादी फैमिली लॉ से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ हैं आज अधिवक्ता विकास उपाध्याय जी। आप फैमिली लॉ से जुड़े तमाम कानूनी पहलू की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 012061279737। इसके अलावा एक और अन्य नंबर 012061279738। इन नंबर्स पर आप कॉल करके पारिवारिक कानून से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ आज की इस खास पेशकश में अधिवक्ता जुड़ चुके हैं विकास उपाध्याय जी। विकास जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानकारी हम चाहेंगे कि पारिवारिक कानून की जो परिभाषा है वो क्या है और पारिवारिक कानून की जरूरतों के बारे में भी बताएं। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, ये मौका देने के लिए कि मैं यहाँ पे आके अपने विचार रख सकूं। देखिए, जैसा आपने पूछा कि पारिवारिक कानून की परिभाषा क्या होगी जी, तो ये कोई परिभाषित नहीं है। वैसे कहीं पे ऐसा इंस्टीट्यूट में नहीं दिया हुआ है कि हम इसको पारिवारिक कानून कहेंगे। बट जैसे आपने इंट्रोडक्शन देते वक्त आपने बड़े अच्छे से इस चीज को समझाया कि पारिवारिक कानून में क्या क्या चीजें आएंगी। हाँ। तो जैसा नाम ही अपने आप में बड़ा क्लियर हो जाता है, बड़ा स्पष्ट हो जाता है नाम से ही अपने आप में। जब आप पारिवारिक कानून बोलते हैं तो कोई भी चीज, लूजली हम कह सकते हैं, कोई भी चीज जो परिवार और परिवार के संबंधों को गवर्न करती हो, जिसका जेनेसिस या उत्पत्ति परिवार के उन रिश्तों के कारण। तो जैसा आपने इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया कि संपत्ति की बात हो गई, परिवार की संपत्ति की बात हो गई कि पिता की संपत्ति कैसे बच्चों पे जाएगी, इनहेरिटेंस किस तरह से होगा, वो पारिवारिक कानून आप कह सकते हैं उसको। शादी ब्याह से संबंधित जो रिलेशंस होते हैं, उनमें जो लोगों के अधिकार होते हैं, वो पारिवारिक कानून होते हैं। बच्चों के क्या अधिकार हैं या माता पिता को बच्चों पे क्या अधिकार होते हैं, वो पारिवारिक कानून हो गए। तो इस तरह से कोई भी चीज जो परिवार के रिश्तों से आहूत होती है या उनसे उत्पन्न होती है, उनको हम लूजली पारिवारिक कानून या फैमिली लॉ कह सकते हैं। डिफाइंड एज सच किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो ये आपके पहला जो प्रश्न था उसका जवाब हुआ। दूसरा जो आपने पूछा कि इसकी उत्पत्ति या किस तरह से उत्पत्ति हुआ या क्या हुआ, जरूरत इसकी क्यों पड़ी। जी, जरूरत कैसे हुई। तो देखिए, जरूरत की बात यह है कि ये एक वे ऑफ लिविंग रहा है। ये किसी ने बनाया नहीं है। पारिवारिक कानून किसी ने डिस्कवर नहीं किए हैं या किसी के बनाए हुए नहीं है। ये हर धर्म में जिन भी धर्मों को आप पालन करते रहे हैं, उन धर्मों के हिसाब से एक आपको बताया गया कि, और हमें बड़े पहले से एंसेस्ट्रल टाइम से ये चला आ रहा है कि भाई शादी के लिए ये रीति रिवाज होंगे, जब आप ये रीति रिवाज पूरे करेंगे तभी ये माना जाएगा कि शादी। इसी तरह से संपत्ति, अगर पिता की मृत्यु हो गई तो किसके पास जाएगी,
ये सारी चीजें किसी ने कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने ओरिजिनेट किया हो। बस हिंदू लॉ में अंतर ये हुआ कि हिंदू लॉ कोडिफाई कर दिया गया। तो जो भी चीजें उस वक्त थी 1955-56 के आसपास, जो भी प्रैक्टिसेस थी, कुछ प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई किया, जैसे बाइगेमी वगैरह उस वक्त हिंदू लॉ में चल रही थी। तो हिंदुओं की 2-2, 3-3 शादियां होती थी और वो तब उस वक्त एक्सेप्टेबल था। डिवोर्स का कोई भी प्रोविजन उस वक्त नहीं होता था। तो जब कोडिफाई किया गया तो ये कुछ चीजें जोड़ दी गई, या संपत्ति का हस्तांतरण किस तरह से होगा, उस पे क्लास 1, क्लास 2 एयर बना दिए गए। उस वक्त इन सब चीजों में कुछ ग्रे एरिया था, जो चीजें नहीं थी। बट बाकी उत्पत्ति इसकी 1955 या 56 में नहीं हुई है। ये उत्पत्ति जब धर्म बना, जब धर्म को लोगों ने फॉलो करना चालू किया, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, उन्होंने एक धर्म को फॉलो किया। जब धर्म को फॉलो किया आपने, तब उसमें आपको बताया गया कि भाई जब आप शादी करेंगे तो शादी की ये रिचुअल्स होने जरूरी है, तभी शादी मानेंगे। विकास, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था अगला, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी इसको लेकर कि जैसे फैमिली लॉ या परिवार से जुड़े कानून क्या धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है? कैसा, क्या अगर हम ऐसा समझें, अगर है तो फिर क्यों ये ग्रंथों पर आधारित है, या इसके पीछे की मुख्य वजह क्या? जी, मैं ये नहीं कहूंगा सीधे सीधे कि हाँ धर्मों पे आधारित है या ग्रंथों पे आधारित है। तो किसी ग्रंथ से नहीं लिया गया है, बट प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो की जाती थी, और ये इसलिए उससे लिया गया क्योंकि आप वही फॉलो कर रहे थे, बस उसको कोडिफाई किया गया है। कोडिफाई करने के फायदे ये हो जाते हैं कि क्लैरिटी एक आपको इश्यू में आ जाती है। आपको पता होता है, जैसे हिंदू में आपको पता है, हिंदू धर्म में कि सप्तपदी जो है, तो सप्तपदी होना जरूरी है। अगर सप्तपदी नहीं होगा तो शादी वैलिड नहीं होगी। इसी तरह से सपिंड को उसमें एक्नॉलेज किया है कि सपिंड को डिफाइन कर दिया गया है कि भाई ये जो रिलेशंस हैं ये सपिंडा कहलाएंगे। तो अगर आप सपिंड हैं, एक ही पिंड के हैं, तो आपकी शादियां नहीं हो सकती। बट उसके बियॉन्ड भी कई सेक्ट्स हैं हिंदू रिलीजन में भी, जिनमें जैसे गोत्र में शादी नहीं होती है, बट वो कानूनन उस पर बैन नहीं है। सो हिंदू मैरिज एक्ट ये नहीं कहता कि आप एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते। तो अगर आप ओवर एंड अबव उसके अगर कुछ और अपने यहाँ कस्टमरी प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो आप करते रहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट ये मिनिमम चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको जब कोडिफाई किया लॉ को, तो लॉ में दे दिया गया। तो हाँ, किसी ग्रंथ से सीधे सीधे मैं नहीं कहूंगा कि लिया गया है, पर हाँ जो हम रिचुअल्स फॉलो करते रहे हैं उन रिचुअल्स पे आधारित है और उन्हीं से लिया गया है। तो उत्पत्ति इसकी धार्मिक ही है। तो चाहे ईसाई होगा तो ईसाई का उसके धर्म पे होगा, हिंदू का हिंदू के धर्म पे, मुस्लिम का मुस्लिम के धर्म पे। तो उत्पत्ति इसकी धर्म पे है। जी विकास जी, अब जैसे फैमिली कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार ये भी जरा समझना चाहेंगे कि अगर हम मामलों की बात करें तो किस तरह के मामले इसमें लाए जा सकते हैं? सिर्फ फैमिली से रिलेटेड ही इसमें आते हैं या कुछ और मामलों का समाधान भी इसमें होता है? किस तरह से देखते हैं इसको? ये थोड़ा और छोटा सर्कल हो जाता है। जैसे जब आपने शुरू में फैमिली लॉ को आपने ही जब डिफाइन करने की कोशिश की, तो आपने उसमें संपत्ति और बाकी सारी चीजें भी बताई जी। तो जैसे कोपार्टनर्स पे प्रॉपर्टी जाएगी, ये सारी चीजें आपने बताई कि फैमिली लॉ का पार्ट है। बट जब हम फैमिली कोर्ट की बात करते हैं तो ये सारे बिंदु उसमें नहीं चले जाते हैं। फैमिली कोर्ट थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। वो बेसिकली एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको गवर्न करती हैं फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स आपका फैमिली कोर्ट एक्ट बना था, उसके तहत उत्पत्ति हुई थी और उसके हिसाब से ही उनका हुआ है। बट देन जैसा मैंने आपसे कहा, तो उसमें पति पत्नी के बीच के संबंध जो होंगे, उनके जो परस्पर अधिकार होते हैं वो फैमिली कोर्ट्स देखती हैं। बच्चों के रिलेशन में जो अधिकार होंगे पति पत्नी के, उनके रिलेशन में देखेंगे, मेंटेनेंस वगैरह के इश्यूज देखेंगे। बट एक भाई का भाई से जो मुद्दा होगा प्रॉपर्टी को लेके, वो फैमिली कोर्ट नहीं देखेंगे। फैमिली कोर्ट सिर्फ पति पत्नी और उनके मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से ऊपर, इसीलिए बच्चों का भी उसी में चला जाता है। तो ये सारी चीजें फैमिली कोर्ट देखती हैं, पर बाकी रिश्तों को बाहर रखा गया, बाकी रिश्ते उसमें नहीं होते। ठीक है। फैमिली कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जब केस की हम बात करते हैं तो कैसे इसमें दायर किया जा सकता है विकास जी? क्या कुछ जो है इसमें तरीका है, वकील करने की आवश्यकता होती है या फिर अपनी दलील हम खुद भी रख सकते हैं? क्या इसमें पूरा प्रोसेस रहता है? देखिए, फैमिली कोर्ट एक्ट जैसे मैंने बताया कि एक सेपरेट एक्ट है, बट ये
कोई सब्सटेंटिव राइट आपको ये नहीं देता है। राइट्स अदरवाइज आपको पहले से थे, ये प्रोसीजरल लॉ है। एक अलग कोर्ट बना दी गई जिसको एक अलग दायरे और एक अलग नजरिए के साथ मुकदमों को देखने के लिए कहा गया, क्योंकि इसके पहले सारे मुकदमे सिविल कोर्ट्स में चलते थे। जब आप सिविल कोर्ट में चलाते हैं तो सिविल कोर्ट सीपीसी वगैरह को प्रोसेस को फॉलो करके, एविडेंस एक्ट को फॉलो करके एक स्ट्रिक्ट पैमाने पे चला करती थी। तो जैसे वही जज साहब पहले आपका हो सकता है कि किसी का सिविल प्रॉपर्टी का झगड़ा भी देख रहे हो, वही पति पत्नी का भी झगड़ा देख रहे हो। तो ये जरूरत महसूस की गई कि एक अलग कोर्ट बनाई जाए जिसमें जजेस को अलग से सैनिटाइज, एक अलग से ट्रेनिंग की जाए, सेंसिटाइज किया जाए उनको, जहां पे उनको इम्पोर्टेंस ये चीज की समझाई जाए कि ये पति पत्नी का झगड़ा और सामान्य झगड़ों में अंतर है। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो कोर्ट्स को इसमें थोड़ा ज्यादा रिसेप्टिव होने की और थोड़ा ज्यादा ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए कोर्ट्स की। ये स्ट्रिक्टली एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है। इसीलिए जब आपको फैमिली कोर्ट्स बनाई इन्होंने, जब लेजिस्लेचर ने बनाया, तो उन्होंने कंसिलिएशन वगैरह का प्रोसेस उसमें डाल दिया कि कंसिलिएशन का प्रोसेस वगैरह भी सारा होना चाहिए। आपका प्रयास पहले होना चाहिए कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को आप प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। डिसोल्यूशन उसका पहला नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले आप डिसॉल्व करने ही चल दें मैरिज को। तो ये उसका कारण था जिसके कारण फैमिली कोर्ट बनाई। नाउ अब अगर आपको या किसी को भी फैमिली कोर्ट में जाना है, अपना मुकदमा करना है, तो देखिए मुकदमा करने के लिए वैसे तो कहा जाए तो हर एक व्यक्ति, फैमिली कोर्ट ही नहीं, किसी भी अदालत में हिंदुस्तान की, आप अपना मुकदमा खुद दायर कर सकते हैं और खुद लड़ सकते हैं। उसको हम लूजली पार्टी इन पर्सन बोलते हैं कि वो पार्टी इन पर्सन है, वो स्वयं आके अपना मुकदमा कर सकता है, लड़ सकता है। मैं अपने भाई का मुकदमा इन पर्सन की तरह से नहीं कर सकता हूं, बट मैं अपना स्वयं का लॉयर न होके भी अपना स्वयं का मुकदमा कर सकता हूं। तो ये तो एक चीज है कि आप हर कोर्ट में कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट में एक फर्दर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया है कि वकीलों के लिए सामान्य तौर पे हर अदालत में या हर ट्रिब्यूनल में अलाउड होता है, एज अ मैटर ऑफ राइट, मैं एक लिटिगेंट अगर हूं तो मैं एज अ मैटर ऑफ राइट वकील कर सकता हूं कि मुझे वकील करना है और वकील की परमिशन मुझे कोर्ट से नहीं चाहिए। वकालतनामा साइन करूंगा, वो देगा और फिर वकील मेरी तरफ से पैरवी करेगा। फैमिली कोर्ट में इसमें रिस्ट्रिक्शन है। फैमिली कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट लॉयर नहीं अपीयर हो सकता, मुझे परमिशन चाहिए होगी लॉयर करने के लिए, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसमें लॉयर करने की परमिशन देनी चाहिए तो कोर्ट परमिशन देगी। बाकी जैसे प्रोसीजर एस्पेक्ट पे आप बात करें, अगर एविडेंस एक्ट वगैरह की बात करें, सीपीसी वगैरह के प्रिंसिपल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल्स को लेके थोड़ा सा एक्ट में ढिलाई बरती गई है और ये कहा गया है कि उतना स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि हमारा बेसिक पर्पस होता है या बेसिक पर्पस है। एक दर्शक हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं विकास जी, आपकी बात को फिर से हम पूरा करेंगे। एक दर्शक से उनका सवाल ले लेते हैं। सोनू बोकारो से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सोनू जी, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप, बताइए। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये था सर कि एक्चुअली मेरी वाइफ जो है जी, वो वाइफ जो है मेरी, वो 3 साल से मतलब अपने मायके पे जाकर रह रही है और बच्चे भी वहीं पे हैं। तो मुझे आगे मतलब क्या प्रोसीडिंग करना चाहिए ताकि उनको सबको साथ मिला सकें और मतलब फिर से सब कुछ सही हो जाए। और वो आना भी नहीं चाह रही है। मैंने ऐसे बात किया था तो कई बार बोला भी, पापा को भी, पापा ने भी कभी कन्विंस किया, लेकिन वो आने को राजी नहीं हो रही है। तो वैसे केस में सर क्या करना चाहिए? सोनू जी नमस्कार। पहले तो जो आपकी समस्या है उसका देखिए एक सिंपल, अगर कानूनी में तौर पे उसका उत्तर दूं तो कानूनी तौर पे तो आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बोलते हैं। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन में आप बेसिकली एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट से ये प्लीड करते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही हैं, तो कृपया उनको निर्देशित किया जाए कि वो मेरे साथ आए, रहें और पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करें। पर मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं कि ये एग्जीक्यूटेबल डिक्री नहीं होती है। इसमें आपको डिक्री मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती करके या आप बाद में एग्जीक्यूशन फाइल करें और कोर्ट उनको, आपकी पत्नी को जबरदस्ती भेजेगी कि नहीं साथ में रहें, तो वो नहीं होता है। एग्जीक्यूटेबल डिक्री नहीं होती है।
बट आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस कर सकते हैं और उसमें आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं। उसमें बेसिकली आपको देखिए हेल्प ये मिलेगी कि उसमें आप मीडिएशन वगैरह की बात कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट मैटर को मीडिएशन में भेज देगी और मीडिएशन में आप सेटलमेंट की कोशिश कर सकते हैं, जहां पे आप उनकी बातें समझें, सुने, उनकी क्या शिकायतें हैं वो आपको बता सकेंगी, आपकी जो शिकायतें हैं वो आप बता सकेंगे और एक मीडिएटर होता है ट्रेन जो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। बाकी कानूनी तौर पे आप सिर्फ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस पर आप निवेदन कर सकते हैं कोर्ट से। ठीक है, बिल्कुल सोनू जी, उम्मीद करते हैं आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिला होगा और आगे आपको क्या प्रक्रिया करनी है वो भी आपको बताई है। विकास उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विकास जी, अब आपसे जानना चाहेंगे फैमिली कोर्ट के फैसलों को चुनौती कैसे दी जा सकती है, यानी कि किस कोर्ट में किस फैसले को कैसे हम चुनौती दे सकते हैं? फैमिली कोर्ट एक्ट जब बना था, अच्छा इसमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, जो मैंने पहले ही बताया आपसे कि ये इसमें प्रोसीजरल लॉ है, बेसिकली ये प्रोसीजर बताता है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। तो सब्सटेंटिव लॉ में जैसे आपके पास पहले ही हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह थे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो कहाँ उनके मुकदमे चलेंगे, फैमिली कोर्ट एक्ट सिर्फ इतना बोलता है। तो फैमिली कोर्ट एक्ट ने बेसिकली बताया कि जहां पे भी 1 मिलियन से ज्यादा का पॉपुलेशन जिस भी सिटी में, उसमें मैंडेटरली, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट जहां भी चाहे वहां फैमिली कोर्ट बना सकती है। तो ये सारे मुकदमे आपके ट्रांसफर हुए, तो इसमें राइट्स का 2 पैरेलल चलते हैं। देखने में आपको लगता है कि पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि एक अपील का प्रोविजन आपको हिंदू मैरिज एक्ट में भी मिलेगा, एक अपील का प्रोविजन आपको फैमिली कोर्ट एक्ट में भी मिलेगा। तो यहाँ पे कई बार जो कंफ्यूजन होता है वो इसका होता है कि आपको किसकी अपील फॉलो कर दी है। तो ये क्लियर है कि आपको अपील का प्रोविजन के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट में जाना है, क्योंकि आपका मैटर अगर फैमिली कोर्ट में चल रहा है तो वो उसी को फॉलो करेगा। तो इसमें अपील का प्रोविजन सीधे हाई कोर्ट में दिया हुआ है और हाई कोर्ट में भी लॉ में क्लियरली प्रोवाइड किया है कि डिवीजन बेंच के सामने मुकदमे सुने जाएंगे। तो 2 जजेस की जो खंडपीठ होगी उसके सामने आपकी अपील सुनी जाएगी और आप जो भी अपील करेंगे वो सीधे हाई कोर्ट में करेंगे। 30 दिन का लिमिटेशन है, जिसमें जब थोड़ा सा जजमेंट्स कुछ सुप्रीम कोर्ट के इस लाइट में भी आपको मिलेंगे कि जहां पे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ज्यादा लंबा लिमिटेशन देता है, तो कई लोगों ने ये कंफ्यूजन के कारण लिमिटेशन के बियॉन्ड बहुत से लोग जाते हैं हाई कोर्ट, उसमें कोर्ट्स ने लीनियंट व्यू लेते हुए डिले कंडोन भी किया है। तो 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने आपकी अपील होगी। ठीक है, तो क्या जो फैमिली कोर्ट होते हैं उसके फैसले अनिवार्य रूप से दोनों पर जो पक्ष हैं उस पर मान्य होते हैं क्या? जी, अगर आप ये सामान्य अदालत की परिभाषा से ही आप समझिए कि ये सामान्य अदालत है। तो जैसे अदालत में जो भी पक्षकार वहां पे अदालत में कोर्ट के सामने हैं, उन पे अदालत का फैसला बंधनकारी होता है। इसी तरह से फैमिली कोर्ट का भी बंधनकारी होगा, बट अगर आपने कंसेंट डिक्री करवाई है, मान लीजिए जैसे मीडिएशन में गए और समझौता हुआ, तब आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अगर आप हारे हैं और कोई एक जीता है तो आप हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, बट अगर कंसेंट से हुआ है तो फिर आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के बारे में भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, वो एक्ट क्या है, उस एक्ट के तहत क्या क्या चीजें हैं? जी, फैमिली कोर्ट एक्ट जब बना था तो उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ही ये था, और उस वक्त लॉ कमीशन ने भी यही रिकमेंडेशन दिया था कि आप एक कंड्यूसिव माहौल बनाने के लिए एक कोर्ट बनाइए जो एक्सक्लूसिवली, और उस वक्त एनजीओज की भी काफी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से इस बिना पे, और बेसिक पर्पस उसका यही है कि आपको एक सेंसिटिव कोर्ट चाहिए जो फैमिली को बचाने के लिए कोशिश करे, पति पत्नी के झगड़ों को पहले सुलझाने की कोशिश करे, अगर ना सुलझ पाए तभी उसमें आगे जाके डिक्री या जो भी मदद चाहिए वो मदद देने की कोशिश करे। तो ये बेसिक पर्पस था, उसको स्ट्रीमलाइन किया और सारी चीजें एक अम्ब्रेला कोर्ट जिसको आप बोल सकते हैं उसके पास ले आए। तो जैसे मेंटेनेंस के लिए पहले क्या होता था कि आप 125 का मजिस्ट्रेट के यहाँ लगाते थे, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ आप अलग क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, आप डिवोर्स का कहीं और चल रहा है, तो हर मुकदमा आपका अलग अलग कोर्ट में चल रहा है। एक अगर फैमिली कोर्ट हो जाती है तो फैमिली कोर्ट के पास ये सारे मेंटेनेंस वगैरह के केसेस का भी पावर फैमिली कोर्ट को ही दे रखा है, तो सारा एक ही कोर्ट के सामने आ जाता है,
जो होलिस्टिक व्यू लेके आपका मुकदमा डिसाइड करने का प्रयास करती है। तो ये सारा पर्पस था फैमिली कोर्ट एक्ट लाने का, और उसी तारतम्य में अब तो अमूमन सभी जिलों में आपका हर ही जगह फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश हो गई हैं। इनिशियली आइडिया था कि 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन जहां पे हो वहीं पे फैमिली कोर्ट बनानी है, बाकी जगहों पे राज्य शासन को स्वतंत्रता थी कि वो बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाए। बट अब आपको अमूमन सभी जगहों पे फैमिली कोर्ट मिलती हैं जो एक्सक्लूसिवली इनको देख रही हैं इन तरह के मुकदमों। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। सुनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सुनीता जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? आई एम सॉरी, आई हैव लॉस्ट योर कनेक्शन। मैं पूछ रहा हूँ सर, आवाज जी, मिल रही है आपको? जी, एक कॉलर हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हैं। सुनीता जी पूछिए क्या सवाल है? मैम, अगर मतलब लड़की गई हुई है विदाउट एनी रीजन और वो मेंटेनेंस के लिए केस कर रही है लड़के के लिए, तो फिर और बच्चा भी उसी के पास है, तो फिर क्या सॉल्यूशन है उसका? अब वो वापस भी नहीं आना चाह रही घर। सुनीता जी इसमें 2 तरह का होता है। अगर कोई स्वेच्छा से पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर जा रहा है बिना किसी कारण के, तब आप उसको अपोज कर सकती हैं। उसकी देखिए, आप किसी को केस दायर करने से नहीं मना कर सकते। केस दायर होगा मेंटेनेंस का, आपको अपने को डिफेंड करना होगा। जब डिफेंड करेंगे आप, तो आप अपने डिफेंस में ये कहेंगे कि हम साथ में रहने को तैयार हैं, इनके पास कोई भी कारण नहीं है कि हमसे अलग रहें। तो ये आए, अपने पति को ज्वाइन करें और पति अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे दायित्व का पालन करने को तैयार है। पर सामने वाला अगर कोई भी कारण उसके पास है जिसके कारण वो कह सकता है कि उसको साथ में नहीं रहना है या वो नहीं रह सकता है, तो ये चीजों का निर्णय अदालत करेगी कि क्या उसके पास वाजिब कारण है अलग होने का पति से, या किसी गैर वाजिब कारण के कारण अलग है। अगर गैर वाजिब है तो मेंटेनेंस नहीं देना होगा, अगर वाजिब कारण है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सुनीता जी आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। विकास जी आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी चर्चा आपके साथ हमने की, फैमिली कोर्ट से लेकर जो भी सवाल जवाब थे वो आपने बताए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।